हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गरीब की लड़की का भाग्य। एक दिन एक किसान अपने अंगूर के बगीचे में हल चला रहा था कि उसके हल का फल किसी सख्त चीज से टकरा गया। उसने झुक कर देखा तो वह एक बहुत ही बढ़िया ओखली थी। उसने उस ओखली को बाहर निकाल लिया और जब उसने उसकी मिट्टी साफ की तो देखा कि वह तो सोने की ओखली थी। उसने सोचा, ऐसी ओखली तो केवल एक राजा के पास ही होनी चाहिए। सो मैं इसको राजा को दे आता हूँ, तो वह मुझे इसके बदले में अच्छा खासा इनाम देंगे। जब वह घर आया तो उसकी बेटी कैथरीन उसका इंतजार कर रही थी। किसान ने अपनी बेटी को उस दिन की मिली सोने की ओखली दिखाई और उसको बताया कि वह उसको राजा को देने जा रहा है। कैथरीन बोली, हाँ हाँ, इसमें क्या शक है। यह ओखली तो वाकई बहुत सुंदर है, जैसी कि इसको होना चाहिए। पर पिताजी, अगर आप इसको राजा के पास ले जाएंगे तो राजा तो इसमें कोई न कोई कमी निकाल ही देगा। वह कहेगा कि इसमें यह चीज़ नहीं है या इसमें वह चीज़ नहीं है, और फिर आपको वह चीज़ उसको और देनी पड़ेगी। किसान बोला, और जरा यह तो बताना कि इसमें क्या चीज़ नहीं है और राजा को इसमें क्या कमी दिखाई देगी। ओ मेरी सीधी सादी बेटी, आप जरा इसको उसको देकर देखिए तो वह कहेगा, ओखली तो बड़ी भी है और सुंदर भी, पर वो बेवकूफ़, इसका मूसल कहाँ है। किसान ने अपने कंधे उचकाए और बोला, एक राजा ऐसा बोलेगा, ऐसा तूने सोचा भी कैसे। तू क्या समझती हो कि क्या राजा तेरे जैसा बेवकूफ़ है। यह कहकर उसने उस ओखली को अपने बगल में दबा लिया और सीधा राजा के महल की तरफ चल दिया। जब वह राजा के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहले तो राजा के चौकीदारों ने उसको महल के अंदर ही नहीं घुसने दिया। पर जब उसने कहा कि वह राजा के लिए एक बहुत बढ़िया भेंट लेकर आया है, तब कहीं जाकर उन्होंने उसको महल में घुसने दिया। वे उसको राजा के पास ले गए। तब किसान बोला, ओ राजा, मुझे अपने अंगूर के बगीचे में यह सोने की ओखली मिली, तो मैंने सोचा कि इस ओखली को तो राजा के पास होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपके पास ले आया हूँ। अगर आप इसे रखना चाहें तो। राजा ने वह ओखली किसान से ले ली। उसको घुमा फिरा कर देखने के बाद ना में सिर हिलाकर बोला, यह ओखली तो बड़ी भी है और सुंदर भी, पर इसका मूसल कहाँ है। वह कैथरीन के शब्द ही बोला। बस फर्क इतना था कि उसने किसान को बेवकूफ़ नहीं कहा। वह शायद इसलिए क्योंकि राजा लोग कुलीन घरों के होते हैं और ऐसी भाषा नहीं बोलते। किसान ने अपने सिर पर हाथ मारा और वह यह कहे बिना न रह सका, शब्द ब शब्द उसने ठीक ही अंदाज लगाया था। राजा यह सुनकर बोला, किसने क्या अंदाजा लगाया था। तब किसान बोला, माफ़ कीजिएगा राजा। राजा साहब, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि जब आप यह ओखली राजा को देंगे तो राजा आपसे यही कहेगा, और उसने मुझसे यही कहा था जो अभी आपने कहा, पर मैंने उसका विश्वास ही नहीं किया। तब राजा बोला, अरे, तब तो तुम्हारी यह बेटी बड़ी होशियार लगती है। ऐसा करो कि तुम यह रुई ले जाओ और उसको बोलना कि वह मेरी सारी सेना के लिए इसकी कमीजें बना दे, पर उसको कहना कि वह यह काम जल्दी ही कर दे, क्योंकि मुझे वे अभी चाहिए। किसान तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। पर जैसा कि तुम जानते हो, अब तुम राजा से बहस तो कर नहीं सकते ना।
सो उसने वह ओखली तो वहीं छोड़ दी। रुई की वह छोटी सी गठरी उठाई और राजा को सिर झुकाकर अपने घर की तरफ चल दिया। वह सोच रहा था कि इस ओखली के बदले में कोई इनाम तो उसमें क्या मिलता, धन्यवाद भी नहीं मिला, और उल्टे राजा ने उसमें कमी भी निकाल दी और साथ में यह एक मुश्किल काम भी पकड़ा दिया। अब मेरी बेटी बेचारी यह सब कैसे करेगी? घर आकर वह कैथरीन से बोला, बेटी आज तू फंस गई। और उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया। तब कैथरीन बोली, पिताजी आप तो इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो। कहकर उसने पिता के हाथ से रुई की गठरी ले ली और उसको हिलाया। चाहे रुई को कितने भी होशियार आदमी ने क्यों न साफ किया हो, पर फिर भी रुई में हमेशा ही थोड़ी बहुत गंदगी रह ही जाती है। सो जैसे ही कैथरीन ने रुई की उस गठरी को उठाकर हिलाया, उसमें से कुछ गंदगी नीचे गिर पड़ी। वह गंदगी इतने छोटे टुकड़ों में थी कि मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। तब कैथरीन ने उस गंदगी को उठा लिया और उसको अपने पिता को देती हुई बोली, यह लीजिए पिताजी, आप अभी अभी राजा के पास वापस चले जाइए और मेरी तरफ से उनसे कहिएगा कि मैं उनके लिए कमीजें तो बना दूंगी, पर क्योंकि मेरे पास कपड़ा बुनने की कोई चीज़ या मशीन नहीं है, तो वह इन मुट्ठी भर तिनकों से मेरे लिए एक कपड़ा बुनने की मशीन बनवा दें। उनके हुक्म के शब्द ब शब्द पालन किया जाएगा। किसान की तो राजा के पास दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, खासकर कैथरीन का यह संदेश लेकर। पर कैथरीन जब उसके पीछे पड़ी तो वह जाने के लिए तैयार हो गया। वह राजा के पास गया और जाकर कैथरीन का वह संदेश राजा को दिया। तो राजा को लगा कि वह लड़की तो बहुत होशियार थी, तो उसने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। अब वह उसे अपनी आँख से देखना चाहता था। उसने किसान से कहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है, उसको महल में भेजो ताकि मैं भी उससे कुछ बातें करके कुछ आनंद ले सकूं। पर ध्यान रहे कि जब वह मेरे पास आए तो न तो वह बिना कपड़ों के हो और न ही वह कपड़े पहने हो, उसका पेट न तो भरा हो और न ही खाली हो, न ही उस समय दिन हो और न ही रात हो, न तो वह पैदल हो और न ही घोड़े पर सवार। वह मेरी हर बात को ध्यान में रखकर ही मेरे पास आए, नहीं तो तुम दोनों के सिर काट दिए जाएंगे। किसान बेचारा यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ और यह सोचकर मुंह लटकाए हुए घर की तरफ चल दिया कि बस अब तो उन दोनों का मरना ही अच्छा है। अच्छा होता अगर वह अपनी बेटी की बात मानकर वह सोने की ओखली लेकर राजा के पास जाता ही नहीं। पर अब क्या हो सकता था, अब तो तीर कमान से छूट चुका था। घर आकर उसने अपनी बेटी से कहा, बस अब हम तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाएं। बेटी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा वह क्यों भला? बोलिए पिताजी, वहाँ हुआ क्या, मुझे भी तो कुछ बताइए। किसान ने राजा के महल में जो कुछ हुआ वह और राजा ने जो कुछ उससे कहा वह सब उसको बता दिया और बोला, यह सब तू कैसे करेगी बेटी? यह सुनकर कैथरीन हंस दी। बस पिताजी, इतनी सी बात, आप बिल्कुल परेशान न हो, यह सब बहुत आसान है। मुझे मालूम है कि यह सब कैसे करना है। बस आप मुझे थोड़ा सा मछली पकड़ने वाला जाल ला दें। किसान ने उसको मछली पकड़ने वाला जाल ला दिया। अगले दिन निकलने से पहले उसने कपड़ों की बजाय अपने शरीर को मछली पकड़ने वाले जाल से ढका। इस तरह से न तो वह
बिना कपड़ों की थी और न ही उसने कोई कपड़ा पहना हुआ था। उसने एक लूपिन खाई जिससे उसका पेट न तो भरा और न ही खाली रहा। उसकी बकरी पर चढ़ी और अपने एक पैर को जमीन पर घसीटते हुए और दूसरे पैर को हवा में उठाकर चली। इस तरह से वह न तो अपने पैरों पर चल रही थी और न ही घोड़े पर सवार थी। जब वह राजा के महल पहुंची तो उस समय बस थोड़ा सा छुटपुटा ही हो रहा था। उस तरह उस समय न तो दिन था और न ही रात थी। इस तरीके से आते देखकर महल के चौकीदारों ने उसको एक पागल लड़की समझा और महल के बाहर ही रोक दिया। पर जब उनको यह पता चला कि वह तो केवल राजा के हुक्म का पालन कर रही थी तो चौकीदार उसको राजा के पास ले गए। वहाँ जाकर कैथरीन बोली, मैजेस्टी, मैं आपके हुक्म के अनुसार ही आई हूँ। उसको इस रूप में देखकर राजा का तो हंसते हंसते पेट ही फटने लगा। जब उसका हंसना कुछ कम हुआ तो वह बोला, कैथरीन, मैं तुम्हारे जैसी चतुर लड़की की ही तलाश में था। मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमको अपनी रानी बनाऊँगा, पर एक शर्त है, पर कि तुम मेरे कामों में दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझसे शादी करोगी? शायद राजा सोच रहा था कि कैथरीन उससे ज़्यादा होशियार है, इसीलिए उसने यह शर्त रखी। कैथरीन ने कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। पर किसान ने जब यह सुना तो बोला, देखो बेटी, अगर राजा तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उससे शादी करने के। पर यह भी ख्याल रखना कि अगर राजा ने इतना जल्दी यह निश्चय किया है कि वह क्या चाहता है तो उतनी ही जल्दी वह यह भी निश्चय कर सकता है कि वह क्या नहीं चाहता है। इसके साथ ही यह भी ख्याल रखना कि तुम अपने काम वाले कपड़े यहाँ खुट्टी पर टांग जाना, क्योंकि अगर कभी तुमको घर वापस आना पड़ जाए तो कम से कम तुम्हारे पास पहनने के कपड़े तो हों। पर कैथरीन तो इतनी खुश और इतनी उमंग में थी कि उसने अपने पिता की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिन बाद कैथरीन की शादी राजा से हो गई। राज्य भर में खुशियाँ मनाई गई, मेले लगे, सराय लोगों से भर गई और बहुत सारे किसानों को तो चराहों पर सोना पड़ा। वे चराहे भी राजा के महल तक लोगों से भरे पड़े थे। एक किसान अपने एक गाय जिसको बच्चा होने वाला था वह वहाँ उसको बेचने के लिए लेकर आया था, पर उसको ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ वह अपनी गायें रख सकता। यह देखकर एक सराय के मालिक ने उससे कहा कि वह अपनी गायें उसके शेड में रख ले। उसके शेड में दूसरे किसानों का सामान भी रखा हुआ था, सो वहाँ उस किसान ने अपनी गाय को एक दूसरे किसान की गाड़ी से बांध दिया। इत्तेफाक की बात है कि उसी रात को उसकी गाय को बछड़ा हो गया। सुबह को गाय का मालिक अपने दोनों जानवरों को वहाँ से लेकर जाने लगा कि तभी उस गाड़ी का मालिक भी वहाँ अपनी गाड़ी ले जाने के लिए आ गया, जिसकी गाड़ी से गाय वाले ने अपनी गायें बांधी थी। उसने गाय वाले से चिल्लाते हुए कहा, गाय के लिए तो ठीक है कि वह तुम्हारी है, पर बछड़े को मत छूना, वह मेरा है। गाय वाला बोला, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि यह बछड़ा तुम्हारा है? यह बछड़ा मेरी गाय ने पिछली रात को ही तो दिया है। तब गाड़ी वाले ने पूछा, पर यह बछड़ा मेरा क्यों नहीं है?
गाय गाड़ी से बंधी थी और गाड़ी मेरी है, इसलिए यह बछड़ा भी गाड़ी के मालिक का ही हुआ। दोनों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। गुस्से में आकर उन दोनों ने पास में पड़ी डंडियां उठा ली और एक दूसरे को मारने लगे। दोनों की लड़ाई का शोर सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही भी दौड़ पड़े। उन्होंने दोनों को अलग अलग किया और दोनों को पकड़कर सीधा राजा के दरबार में ले गए। राजधानी की यह पुरानी रीति थी कि उन दिनों राजकाज में राजा की रानियां भी अपनी राय दे सकती थी, पर रानी कैथरीन के साथ परेशानी यह थी कि जब भी राजा कोई फैसला सुनाता था तो रानी उसका विरोध करती। राजा उसकी इस बात से थक गया था, सो उसने उससे कहा, मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि तुम मेरे मामलों के बीच में नहीं बोलोगी, पर तुम सुनते ही नहीं हो। आगे से तुम इस न्याय के दरबार में बिल्कुल नहीं बैठोगी। कैथरीन ने ऐसा ही किया। सो जब वे दोनों किसान उस न्याय के दरबार में लाए गए, तब कैथरीन वहाँ नहीं थी। दोनों तरफ की बातें सुनकर राजा ने अपना फैसला सुनाया कि वह बछड़ा गाड़ी के साथ ही रहेगा। गाय के मालिक को यह फैसला बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण लगा, पर वह कर भी क्या सकता था। राजा का फैसला आखिरी फैसला था। किसान को इस तरीके से परेशान देखकर सराय के मालिक ने उसको सलाह दी कि वह रानी के पास जाए, वही उसके लिए कोई आसान रास्ता निकालेंगी। वह किसान महल गया और वहां जाकर एक नौकर से कहा, क्या मैं रानी साहिबा से बात कर सकता हूँ? नौकर ने कहा कि यह तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि राजा ने रानी को लोगों के मुकदमे सुनने से मना कर रखा है। किसान यह सुनकर बगीचे की दीवार पर अकेला ही चलता चला गया। वहाँ उसको रानी दिखाई दे गई, तो वह बगीचे की दीवार कूदकर अंदर पहुंच गया और रानी के सामने जाकर रो पड़ा। रोकर उसने रानी को बताया कि उसके साथ उसके पति ने कैसा अन्याय किया है। रानी बोली, मेरी सलाह यह है कि राजा कल शिकार के लिए जा रहे हैं। वह एक झील के पास शिकार करने जाएंगे। आजकल वह झील सूखी पड़ी रहती है। तो तुम ऐसा करना कि एक मछली पकड़ने का जाल अपनी कमर की पेटी से लटका लेना और उस सूखी झील में मछली पकड़ने का बहाना करना। जब राजा किसी को उस सूखी झील में मछली पकड़ते देखेगा तो वह हंसेगा और तुमसे पूछेगा कि तुम एक सूखी झील में मछली कैसे पकड़ रहे हो। तो तुम उनको यह जवाब देना, मैजेस्टी, अगर एक गाड़ी एक बछड़े को जन्म दे सकती है तो मैं सूखी झील में मछली क्यों नहीं पकड़ सकता। अगली सुबह वह किसान अपनी मछली पकड़ने वाला जाल लेकर उस झील की तरफ चल दिया जहां राजा शिकार खेलने के लिए जाने वाला था। वह उस सूखी झील के किनारे बैठ गया और मछली का जाल उस झील के अंदर डालकर मछली पकड़ने का बहाना करने लगा। पहले वह उस जाल को झील में नीचे गिराता और फिर उसको ऊपर उठाता, जैसे कि वह उस जाल में फंसी मछली निकाल रहा हो। तभी वहां राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए आ गए और उस किसान को उस सूखी झील में मछली पकड़ते देखा तो हंसकर बोले, भले आदमी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम सूखी झील से मछलियां पकड़ रहे हो। तब किसान ने राजा साहब को वही जवाब दे दिया जो रानी ने उसे बताया था, मैजेस्टी, अगर एक गाड़ी एक बछड़े को जन्म दे सकती है तो मैं सूखी झील में मछली क्यों नहीं पकड़ सकता। यह जवाब सुनकर राजा बोला,
भले आदमी, ऐसा लगता है कि यह जवाब तुमको किसी ने सिखाया है। लगता है कि तुमने रानी से बात की है। किसान ने स्वीकार किया कि हाँ, उसने रानी से ये बात की है। इस पर राजा ने बछड़े के बारे में एक और नया फैसला सुनाया कि बछड़ा गाय वाले किसान का ही था। उसके बाद उसने कैथरीन को बुलाया और कहा, तुम फिर सब गड़बड़ कर रही हो और तुमको पता है कि मैंने तुमको यह सब करने से मना किया है, पर तुम मानती ही नहीं हो। इसलिए अब मैं तुमको अपने घर में नहीं रहने दे सकता। तुम अब अपने घर जा सकती हो। कुछ पल रुक कर वह बोला, और हाँ, जो तुमको यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद हो वह एक चीज़ तुम अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। तुम इसी शाम को अपने घर चली जाओ और जाकर फिर से एक देहाती लड़की बन जाओ। कैथरीन ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगे, पर आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी करें कि आप मुझे कल जाने की इजाज़त दें, क्योंकि अगर मैं आज गई तो हम दोनों के लिए यह बड़े शर्म की बात होगी और आपकी प्रजा हमारे बारे में बातें बनाएगी। राजा बोला, ठीक है, हम लोग आज शाम को आखिरी बार खाना एक साथ खाएंगे और फिर कल सुबह तुम चली जाना। कैथरीन तो बहुत होशियार थी। शाम को उसने रसोई को भुना हुआ मांस, सूअर का मांस और दूसरा भारी खाना बनाने का हुक्म दिया। यह खाना खाने से राजा को नींद आती और उसको प्यास भी बहुत लगती। फिर उसने उससे कमरे में से सबसे अच्छी शराब लाने के लिए कहा। जब वे दोनों खाना खाने बैठे तो राजा ने खूब पेट भरकर खाना खाया और जी भरकर शराब पी। कैथरीन उसके गिलास में शराब उधेलती रही और राजा पीता रहा। जल्दी ही राजा को ठीक से दिखाई देना भी बंद हो गया और वह अपनी आराम कुर्सी पर ही गहरी नींद में सो गया। कैथरीन ने नौकरों को बुलाया कि वे राजा को आराम कुर्सी से लेकर उसके पीछे पीछे आए। साथ में उसने यह भी कहा कि वे यह काम बिल्कुल चुपचाप कर होकर ही करें, एक शब्द भी न बोले। वे सब महल से बाहर निकले, फिर शहर के दरवाजे से बाहर निकले और फिर वह अपने घर ही आकर रुकी। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने दरवाजे पर से आवाज़ लगाई, पिताजी, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर बूढ़ा किसान खिड़की की तरफ दौड़ा और बोला, बेटी, रात को इस समय मैंने तुझसे कहा था न कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी अक्लमंदी से तेरे काम करने वाले कपड़े यहाँ रखवा लिए थे। वे अभी यहीं हैं, खूंटी पर टंगे हुए हैं, तेरे कमरे में। कैथरीन बोली, पिताजी, पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए, फिर बात करते हैं। किसान ने घर का दरवाज़ा खोल दिया तो देखा कि कुछ नौकर एक आराम कुर्सी पर राजा को बिठाए लिए चले आ रहे हैं। किसान की तो समझ में ही नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। कैथरीन राजा को अपने कमरे में ले गई, उसके कपड़े उतारे और अपने बिस्तर पर सुला दिया। यह करके उसने सब नौकरों को वापस महल भेज दिया और वह खुद भी वहीं उसी कमरे में सो गई। आधी रात के करीब राजा की आंख खुली तो उसको अपना बिस्तर गंदा, कुछ सख्त सा लगा और चादरें कुछ खुरदरी लगी। उसने करवट बदली तो देखा कि उसकी पत्नी भी वहीं पास में ही सो रही थी। उसने कैथरीन को जगाया और उससे पूछा, कैथरीन, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ?
कैथरीन बोली, हाँ राजा साहब, आपने कहा तो था, पर अभी दिन नहीं निकला है, इसलिए अभी आप सो जाइए, सुबह होने पर बात करेंगे। राजा फिर सो गया। सुबह को जब वह गधों के रेंगने ईर भेड़ों की मिमियाने की आवाज़ सुनकर उठा तो देखा कि दिन निकल आया था और सूरज की किरण कमरे के अंदर आ रही थी। वह चौंक कर उठा, क्योंकि वह यह समझ नहीं पाया कि वह कहाँ था, पर वह यकीन से कह सकता था कि वह उसके अपने महल का उसका अपना कमरा नहीं था। कैथरीन बोली, पर आपने मुझसे यह भी तो कहा था कि मैं अपनी सबसे ज़्यादा पसंद की एक चीज़ महल से लेकर अपने घर जा सकती हूँ। मुझे आप सबसे ज़्यादा पसंद थे, सो मैं आपको लेकर अपने घर चली आई और अब मैं आपको अपने पास ही रखने वाली हूँ। राजा यह सुनकर खूब हंसा और फिर दोनों में सुलह हो गई। वे दोनों अपने महल वापस चले गए। वे लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं और उसके बाद से राजा अपनी न्याय के दरबार में अपनी पत्नी के बिना कभी नहीं बैठा। धन्यवाद दोस्तों। जिसको यह कहानी पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।